आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार। रेडियो डॉक्टर के आज के एक नए अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, बरसात का मौसम आ गया है, आप इंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन ये जो मौसम आता है तो अपने साथ कुछ परेशानियां भी लेकर आता है। हर मौसम के साथ ऐसा होता है। तो परेशानियां क्या होती हैं वो तो हम ध्यान नहीं देते हैं परेशानियों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, पर हाँ, जो परेशानियां हमारे स्वास्थ्य को इफेक्ट करें या उस पर कुछ असर डालें उनको जरूर हमें ध्यान देना चाहिए। तो रेडियो डॉक्टर तो आपको यही बताता है कि आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। आज का विशेष अंक इसीलिए ज्यादा खास हो रहा है क्योंकि जो ये मौसम है इसमें वेक्टर बॉर्न डिजीजेस बहुत बढ़ जाती हैं। क्या होती हैं वेक्टर बॉर्न डिजीजेस और क्यों बढ़ जाती हैं और हम कैसे इससे बच सकते हैं, ये जानना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। तो हमारे जितने सुनने वाले हैं उन सबसे ये अनुरोध कि आज का ये अंक भी बहुत ध्यान से सुने, जैसे आप हर अंक को सुनते हैं। और आपका इंट्रोडक्शन कराती हूँ आज के रेडियो डॉक्टर के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रिंसी जैन। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल, नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर प्रिंसी। थैंक यू शालिनी मैम, और मेरे सारे लिसनर्स को मेरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो जैसा मैम हमने बताया कि मच्छरों की तादाद खास तौर पर बरसात के मौसम में तो बहुत होती है। वैसे तो हम अगर कहें तो हमेशा ही मिलते हैं। मच्छर ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि ये कभी खत्म होंगे कि नहीं, और परेशान भी बहुत करते हैं। लेकिन उतना तक तो ठीक है, पर जब ये बीमारियां फैलाते हैं और बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिनसे संभलना कई बार मुश्किल हो जाता है, तो मैं ये सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं ये कौन कौन सी हैं, कैसे फैलती हैं? जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस होती हैं बेसिकली वो डिजीजेस होती हैं जो जैसे एनिमल रिजर्वेयर्स होते हैं, पिग्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इनमें ये जो डिजीज कॉजिंग वायरसेस या ऑर्गेनिजम्स हैं ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट उसमें ये डिजीज नहीं कॉज कर रहे हैं, उसमें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं थ्रू सम वेक्टर, थ्रू सम मीन्स, लाइक मस्किटोज हो गए। मस्किटोज में भी एडीज, एनोफिलीज और क्यूलेक्स होते हैं, या फिर जैसे एक सैंड फ्लाई होती है, एक सेटसी फ्लाई होती है, या स्नेल्स के थ्रू या कुछ और ऑर्गेनिज्म के थ्रू वो हमारे को ह्यूमंस को डिजीज ट्रांसमिट करते हैं, और फिर ह्यूमंस में दे कॉज सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशन। सो फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस थ्रू सम मीन्स, थ्रू सम वेक्टर्स, दीज आर कॉल्ड वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। अच्छा, इसी में जूनोसिस भी आ जाता है? जूनोटिक मैम, जूनोसिस इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जो जूनोसिस है दैट इज कॉजिंग डिजीज इन बोथ द एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ओके। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस आर other diseases in which these microbes are multiplying in these animals, they are not causing, ये उसमें disease cause नहीं कर रहे हैं, but जब ये ह्यूमन में ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, तो ह्यूमंस में डिजीज कॉज करते हैं। और मस्किटो इसका एक साधन बनते हैं ट्रांसमिट होने का। जी। और भारत में भी अगर हम बात करें कि कितना भारत में लोग इससे प्रभावित होते हैं तो काफी बड़ी संख्या है। मैम, इंडिया इज एंडेमिक फॉर मोस्ट ऑफ द वेक्टर बॉर्न डिजीज। आप मलेरिया ले लीजिए, चिकनगुनिया ले लीजिए, डेंगू ले लीजिए, लिशमानियासिस ले लीजिए, या फिर आप जिका फीवर और येलो फीवर कम रैम्पेंट है, बट इंडिया इज एंडेमिक फॉर दीज डिजीजेस बिकॉज हम ट्रॉपिकल कंट्री है, वी आर नियर दी हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरमेंट। तो वहां पे जो ये मच्छर हैं, जो ये मस्कीटोज हैं, इनका ब्रीडिंग बहुत ज्यादा है, सो वी हैव हाई नंबर ऑफ दीज वेक्टर्स। तो इस कारण से जब ये हमें इतनी बड़ी संख्या में प्रभावित कर रहे हैं तो हमें इनके बारे में संपूर्ण जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी हम अपना बचाव भी इनसे कर पाएंगे। तो आप लोगों ने सुन लिया कि आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है हम पूरी तरह से इस पे डिवोट करेंगे कि वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कौन सी हैं और ये कौन कौन सी बीमारियां हम लोगों के अंदर यानी इंसान के अंदर पैदा करती हैं, और उससे हमें क्या सिम्टम्स होते हैं और किस तरह से हम से बचाव भी कर सकते हैं। इसमें खासतौर पर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया पर भी हम बातचीत करेंगे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। इसी तरह से सुनते रहिए, जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नाचने का मन है तो नाच लीजिए, छम 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 छम, कोई मना नहीं कर रहा है। खुश होइए, नाचिए, गाइए, आपको मजा लेना चाहिए, जिंदगी का मजा लेना चाहिए, लेकिन बस ध्यान ये रखना चाहिए कि स्वास्थ्य ना बिगड़े। और इसके लिए बस कुछ नहीं करना है, रेडियो डॉक्टर सुनना है, जो हम प्रतिदिन आपके लिए लेकर आते हैं एफएम रेनबो 102.6 पर दोपहर 3 बजे, और साथ ही साथ इसका प्रसारण होता है प्रसार भारती ऐप, न्यूज ऑन AIR पर भी। तो आप लोगों ने विषय तो सुन ही लिया है। आज हम वेक्टर बॉर्न डिजीज
डिजीजेस पे बात कर रहे हैं। हमारे एक श्रोता है डॉक्टर साहब जो लाइन पर जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर कुछ पूछना चाहते होंगे, तो उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं यामीन भाई, रेडियो वाला, सिरोड़ी लोनी जिला गाजीपुर। जी यामीन जी, अपना प्रश्न करें डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्ते जी। मैं मैम ये जानना चाह रहा था कि जैसे अगर बरसात का मौसम हो गया तो इसमें मच्छर वगैरह भी ज्यादा हो जाते हैं, तो डेंगू वगैरह बुखार भी चलता है जी। तो ये इसका घर पे रहकर भी उपचार किया जा सकता है डेंगू का, या हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ता है? देखो, जो डेंगू होता है ना, वो 3 फेजेस में होता है, ठीक है। एक होता है कि जो माइल्ड डेंगू है, फिर मॉडरेट, सीवियर। तो माइल्ड वाला जो डेंगू है उसके लिए आपको एडमिशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। माइल्ड वाला हो गया कि आपको फीवर हो रहा है, बॉडी एक्स हो रहे हैं, लेकिन कोई रेड फ्लैग साइंस नहीं है, जैसे पेट दर्द हो गए, उल्टी हो गए, या फिर जॉइंट स्वेलिंग्स हो गई, या फिर पीलिया होने लग गया, या फिर सांस में दिक्कत होने लगी। तो अगर ऐसे कोई रेड फ्लैग साइंस नहीं है और प्लेटलेट आपके 50,000 के ऊपर है या कहीं से कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही, तो फिर आप घर रह के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट अगर दिक्कत वाली चीजें आती है, जैसे जो हमने रेड फ्लैग साइंस भी डिस्कस की, या प्लेटलेट 50,000 के नीचे जाता है या कहीं से भी ब्लीडिंग होती है, देन ऑब्वियसली पेशेंट को भर्ती कराना बेटर है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है। अदरवाइज ट्रीटमेंट के लिए आपको घर में रहिए, अपना अच्छे से हाइड्रेशन करिए, दवाई पैरासीटामोल लीजिए और हाइड्रेशन अपना मेंटेन करिए। जी, तो ये जो आपने बताया सिर्फ डेंगू के केस में है कि ये चिकनगुनिया, मलेरिया के केस में भी यही चीज लागू होती है? चिकनगुनिया के केस में भी आप ये कर सकते हो अंटिल अनलेस कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। मलेरिया के में भी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर मलेरिया होता है, लेकिन उसके रेड फ्लैग साइंस डिफरेंट है। मलेरिया में जैसे आपका ये होता है कि जॉन्डिस अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया या उल्टियां आ रही हैं, और अगर लिवर एंजाइम्स हमें देखने होते हैं वो बहुत डीरेंज हो रहे हैं, ये तो लिवर का हो गया। उसके अलावा अगर आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो वो इंडिकेटर है कि कहीं पे खून टूट रहा है, रेड ब्लड सेल्स टूट रहे हैं। या जो मलेरिया उसमें सिर्फ प्लेटलेट्स कम नहीं होते, रेड ब्लड सेल्स और जो आपके जिनको हम इम्यून प्रोटेक्टिव सेल्स, लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, वो भी कम हो जाते हैं। तो अगर वो गिर रहे हैं या फिर आपका यूरिन ब्लैक हो रहा है या कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, तब डेफिनेटली मलेरिया ज्यादा सीवियर है एंड यू डेफिनेटली आपको फिर इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर माइल्ड मलेरिया है, सिर्फ ठंड के साथ, ब्रैक्सिज्म, दांत किटकिट के साथ अगर बुखार आ रहा है और अगर आपको कोई रेड फ्लैग साइन नहीं है, तो एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट लेके आप घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं। जी, तो जैसे आपने बताया खास तौर पर जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस भारत में है वो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ही है। तो इन तीनों का हम अलग अलग अगर समझें कि क्या उनमें सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंस है, एक शॉर्ट में और एक आम भाषा में अगर हम समझाना चाहें तो? एक तो इनके वेक्टर्स डिफरेंट हैं। जैसे मलेरिया के लिए हमारे पास फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो होता है, डेंगू चिकनगुनिया के लिए हमारे पास एडीज होता है। तो एक तो इनके वेक्टर्स मस्कीटो हैं बट डिफरेंट है। एडीज डे टाइम मस्कीटो है, मलेरिया वाला नाइट टाइम मस्कीटो है। तो एडीज वाला अगर आप देखोगे, कई बार आपके घर में व्हाइट ब्लैक स्ट्राइप्स होती है मस्कीटो के लेग्स पे, सो दैट इज मोर, वो डे टाइम में ज्यादा एक्टिव है। एनोफ्लीज वाला रात को ज्यादा एक्टिव है। एक तो ये डिफरेंस है। मलेरिया जो है ना, मलेरिया आपका मल्टी सिस्टम अफेक्ट करता है इन द सेंस कि मलेरिया आपके लिवर सेल्स में और रेड ब्लड सेल्स में मल्टीप्लाई करता है और उनको डिस्ट्रक्शन करता है। इस वजह से इट इज लाइक मोर सीवियर इन द सेंस कि आपको जॉन्डिस होगा, आपका लिवर डैमेज होगा, आपके लिवर एंजाइम्स रेज करेंगे, और अगर आरबीसीज में जाके डैमेज कर रहा है तो आपका हीमोग्लोबिन राइज फॉल कर सकता है, और उसमें हीम राइज करेगा तो वो किडनी फंक्शन को अफेक्ट कर सकता है। ब्रेन में जाता है तो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया बोलते हैं। तो उसमें आपके जो आपका सेंसोरियम है, जो आप, जैसे अभी मैं और आप नॉर्मल बात करें, पेशेंट बेहोशी में आ सकता है, दौरा पड़ सकता है। तो मलेरिया प्रेजेंट्स लाइक दैट अगर कॉम्प्लिकेटेड है। डेंगू में आपका जनरली जो डेंगू वायरस है वो आपके प्लेटलेट्स पे और कोएगुलेशन पे अफेक्ट करता है। बहुत सीवियर होता है तो आपके ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है, तो उसमें लीकेज क्रिएट कर सकता है। तो आपको जगह जगह पे पानी भर सकता है, पेट में भर सकता है, आपके हार्ट के अराउंड जो पेरिकार्डियम है उसमें है, लंग्स में आ सकता है, या बहुत ज्यादा सीवियर है तब ब्रेन में जाता है। ठीक है। और जो चिकनगुनिया है, चिकनगुनिया में जो मेनली अगर आप डेंगू और चिकनगुनिया का डिफरेंस देखना चाहेंगे तो डेंगू में आपका रैश और हेमरेजिक जो ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ज्यादा है। चिकनगुनिया में आपका रैश आता है और जॉइंट पेन ज्यादा सीवियर होते हैं। इट इज कंपैरेटिवली लेस कॉम्प्लिकेटेड दैन डेंगू। जी, ऐसा ही एक प्रश्न आया है, उमेश कुमार जी ने लिखा है मैसेज खयाला से। नमस्ते मैडम जी, चिकनगुनिया होता है तो उसके लिए क्या लक्षण है, और ये भी मच्छर के काटने से होता है, इसके लिए क्या करें? तो ये मतलब इन्हें ये दो पता होंगे, ये चिकनगुनिया के बारे में नहीं पता है कि ये भी मच्छर से ही होता है। डेफिनेटली चिकनगुनिया भी एडीज मॉस्किटो से ही होता है। जी, तो हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। जी, हेलो। नमस्कार शालिनी मैम। जी नमस्कार। कैसी हो? रेणु परिवार सब कैसे हैं? सब बहुत बढ़िया है, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया मैम। अपना नाम बताइए तो हम। जी,
डॉक्टर साहब का सो सुनते तो फिर ठीक हो ही जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है और ठीक रहना भी चाहिए। मैं मैडम अमित त्यागी बोल रहा हूँ, ग्राम नंगोला। जी अमित जी, आपसे तो अब रोज बात हो रही है हमारी। और मैं नेत्रहीन दिव्यांग हूँ मैम। जी, मैं जानती हूँ आपके बारे में। मुझे पहले तो रेनबो को मैसेज देना था कि मैं व्हाट्सएप पे नहीं हूँ, और मेरे को ये जो रेनबो के प्रोग्राम है बहुत अच्छे लगते हैं, और जी जानकारी बहुत अच्छी लगती है, गाने बहुत अच्छे लगते हैं। उसके लिए रेनबो परिवार को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी कि हमारे कार्यक्रमों को आप सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। एक सवाल मेरे अभी दिमाग में आया था, पहले नहीं था। तो मैडम जब रात को हम सोते हैं, मच्छर लगते हैं, तो इसके लिए हमें दवाई का उपयोग करना चाहिए, मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए? देखो, ऐसा है कि मॉस्किटो कंट्रोल मल्टी एजेड वे से होगा, एक तरीके से नहीं होगा। पहली चीज तो आपको घर में साफ सफाई मेंटेन करनी चाहिए ताकि मच्छर ना हो। अगर कहीं पे वाटर स्टोर हो रहा है, वाटर कूलर में या प्लांट पॉट्स में या कहीं भी अगर आप पानी भर के रख रहे हैं, उसको कवर्ड रखिए और कोशिश करिए कि ओपन वाटर खाली ना हो, क्योंकि उसमें मच्छर के लार्वा ब्रीड करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप कोशिश करिए कि कॉटन के कपड़े फुल स्लीव्स कवर करके सोएं। तीसरी चीज आप हाँ जी, अगर आप पजामा जैसे फुल लेंथ लेंगे और अगर जो आपका नाइट ड्रेस है उसका लेंथ फुल स्लीव्स होगा तो ऑब्वियसली आपका एरिया कवर हो जाता है, मच्छर वहां काट नहीं पाएंगे। बाकी फिर उसके बाद आप कर सकते हैं कि आजकल इंसेक्टिसाइड इम्प्रेग्नेटेड नेट्स आती हैं, आप वो लगा सकते हैं, और बॉडी क्रीम्स आती हैं इंसेक्टिसाइड्स वाली, तो आप वो यूज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। हमारे एक और श्रोता वेट कर रहे हैं। हेलो जी, शालिनी मित्तल जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार। चट्ठा जी, स्वागत है, प्रश्न कर लें। डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। नमस्कार चट्ठा जी। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि 3 जो आपने वेक्टर बोर्न डिजीज के बारे में बताया, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जी, तो इनके अलावा कोई ऐसे भी वेक्टर बोर्न डिजीज हैं जो हमारे देश में विदेश से एंटर करते हैं और जिनका इलाज करना मुश्किल हो जाता है? कृपया बताने का कष्ट करें जी। हमारे देश में जापानीज एनकेफेलाइटिस विदेश से आया, वेस्ट नाइल फीवर आया है, जीका वायरस के केसेस आए थे। तो ऑब्वियसली अगर ये कंट्रोल नहीं होंगे तो फिर ये थोड़े ज्यादा फेटल हैं, ज्यादा इफेक्ट क्रिएट करते हैं जी। तो उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया चट्टा जी, और इन पे भी हम कार्यक्रम करेंगे जरूर। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो मुख्यतः भारत में वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हो रही हैं, जिस पर हमारा केंद्र ज्यादा मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया पर है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, करते रहिए हमें फोन और लिखते रहिए हमें मैसेज। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर में आप हैं अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ, और मेरे साथ हैं मेरे आज के रेडियो डॉक्टर डॉक्टर प्रिंसी जैन। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, अभी कुछ बातें की थी सिम्टम्स के बारे में, कैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया को हम पहचान सकते हैं। हाँ। तो मैं ये भी जानना चाहूंगी, जब कंफर्मेशन करना होता है, कुछ सिम्टम्स आपने बताए, पर जब पेशेंट आता है तो आप कंफर्म करेंगे मेडिसिन देने से पहले कि क्या है एक्चुअली उसको, तो ये क्या टेस्ट, ब्लड टेस्ट होते हैं या कोई और तरीका भी होता है? जनरली ब्लड टेस्ट होते हैं फॉर, जैसे अभी हमारे पास रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, वो किट्स होती हैं। आपने ड्रॉप ऑफ ब्लड डाला तो आपको एक लाइन और एक और लाइन से कंट्रोल और पेशेंट की लाइन से कंफर्म होगा। तो ये मलेरिया के लिए भी है, डेंगू के लिए भी है, चिकनगुनिया के लिए भी है। बट इनकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी इतनी ज्यादा नहीं है। सेंसिटिविटी इज हाउ मच आर दे टेलिंग यू कि ये डिजीज हो सकती है, एंड स्पेसिफिसिटी इज हाउ मच आर दे टेलिंग यू कि कंफर्म डिजीज है। तो जब हम मास डायग्नोसिस करते हैं कम्युनिटी में, तो हमें सेंसिटिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ये कर पाए कि ये डिजीज हो सकती है। कंफर्म हम बाद में कर लेंगे। तो कॉन्फर्मेशन के लिए जो टेस्ट होते हैं, मलेरिया के लिए जनरली हम पेरिफेरल ब्लड फिल्म और मलेरिया एंटीजन टेस्ट करते हैं। तो अगर आपको ब्लड फिल्म ड्रॉप ऑफ ब्लड से बनाते हैं और अगर उसमें आपको मलेरियल पैरासाइट दिख रहा है तो वो कॉन्फर्म है, या फिर एंटीजन टेस्ट। ऐसे ही जब आप रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं चिकनगुनिया और डेंगू के लिए बाय किट, अगर आपको कंफर्म, मतलब दिस इज फॉर सेंसिटिविटी, अगर स्पेसिफिसिटी कॉन्फर्मेशन ज्यादा चाहिए तो उसके लिए हमारे पास IgM एंटीबॉडीज होती हैं। वो जनरली 5 to 7 डेज में डेवलप होती है। इनिशियली हम NS1 एंटीजन करते हैं रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट से। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, वील स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट। बट अगर हमें फिर भी डाउट है, हमारा डायग्नोसिस नहीं फिट बैठ रहा है, वील गो फॉर दी फर्दर कंफर्मेशन विच इज डन बाय यूजिंग दी IgM एंटीबॉडीज, जो कि एलाइजा मेथड से होती हैं। तो अगर IgM एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ रही हैं तो इट इज द कंफर्मेशन। जी, तो ये कई
केसेस में तो इनकी शायद आवश्यकता पड़ती नहीं होगी, क्योंकि जैसा आपने शुरू में बताया कि ये सेल्फ लिमिटिंग है और कई बार आप घर में भी रहकर इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। कोई खास ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता है जब तक कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना डेवलप हो। देखो, मलेरिया के लिए हमें एंटी मलेरियल्स लेने पड़ते। तो वही मैं एक्चुअली जानना चाह रही थी कि ये कब पता चले। हमारे सुनने वाले हैं वो इस समय सोच रहे होंगे कि अगर ये हमें हो गया तो कुछ सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं जो आप बता रही हैं और कुछ सिम्टम्स नहीं भी होंगे, तो कब वो ऐसा समझे रेड फ्लैग कि अब उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ रहा है हमारा केस? देखो, ऐसा होता है कि जैसे हाई ग्रेड 100 के ऊपर 101, 102 डिग्री फीवर आ रहा है, ठंड लग रही है जोर से और दांत किटकिट कर रहे हैं और फीवर जो है जो स्पॉन्टेनियसली उतर जा रहा है विद लॉट ऑफ स्वेटिंग, तो ये जनरली मलेरिया में होता है। अगर कंसिस्टेंटली हाई ग्रेड फीवर चल रहा है या आपको स्किन पे कोई रैशेस आने लग गए तो जनरली ये डेंगू और चिकनगुनिया में होता है। ठीक है। अब आप कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हो तो अगर आपको जैसे पीलिया आना शुरू हो गया या सांस में दिक्कत होनी शुरू हो गई या यूरिन ब्लैक होना शुरू हो गया या फिर स्किन पे कहीं रैशेस जो पेटिकल रैशेस बोलते हैं, अंडरनीथ द स्किन ब्लीडिंग्स होती हैं, वैसा लगा या गम नोज माउथ से कहीं से ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई या आप बैठे से उठ रहे हो और आपको चक्कर आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आप उठ रहे हो तो बीपी फॉल कर रहा है। तो ये दीज आर ऑल द रेड फ्लैग साइंस, यू शुड सी द डॉक्टर। ये हमें एक मैसेज लिखकर भेजा है यशपाल जी ने द्वारका दिल्ली से कि नमस्कार शालिनी जी एंड डॉक्टर मैम, 2 क्वेश्चंस हैं इनके। वेक्टर बोर्न डिजीज इज कॉज्ड बाय इन्फेक्टेड मस्किटो, वेयर इन्फेक्शन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनिमल्स। हाँ, ये एक तो ये क्वेश्चन था इनका। और दूसरा ये है फॉर लास्ट 1 ईयर इनकी CBC रिपोर्ट नॉर्मल आई है एक्सेप्ट दैट प्लेटलेट काउंट्स जो हैं वो बहुत कम है, अराउंड 90,000 की रेंज में है। व्हाट कैन बी द रीजन एंड किस तरह से मैं काउंट बढ़ा सकता हूँ प्लेटलेट्स का नेचुरली? जो आपका प्लेटलेट्स कम है ना, वो वेक्टर बॉर्न डिजीज कॉज नहीं लग रहा है आपका, क्योंकि वेक्टर बॉर्न डिजीज में डेफिनेटली आपको इन्फेक्शन के साइंस आएंगे, फीवर आएंगे, लिवर इन्वॉल्वमेंट होगा या फिर अदर, आपका सिर्फ प्लेटलेट कम हो रहा है। तो बेसिकली प्लेटलेट मल्टीपल डिसऑर्डर्स में कम हो सकता है अदर देन इन्फेक्शंस, मोस्ट कॉमन बीइंग दी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जिसमें हमारी बॉडी हमारे अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बनाती है एंड इट अटैक्स अ पर्टिकुलर सेल्स। जो प्लेटलेट आपके लोअर साइड पे है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का भी एक पार्ट हो सकता है, उसके लिए एक अलग वर्कअप करना पड़ता है। तो इनको दिखाना जरूरी है? इनको डेफिनेटली दिखाना चाहिए। हेमेटोलॉजिस्ट जो ब्लड के डॉक्टर होते हैं उनसे ओपिनियन ले सकते हैं। जी जी। ये क्वेश्चन एक अलग सा है पर मैं ले रही हूँ, आप बताएं। परिधि लिख रही हैं दिल्ली से कि यंग किड्स टेंड टू हैव लाइस इन देयर हेयर, जो जूं होती है। इज देयर एनी सीरियस डिजीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू देम फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर? सेकेंड क्वेश्चन है कि कैन डिजीज ऑल्सो स्प्रेड फ्रॉम टिक्स टू पेट्स इन ह्यूमन एंड ह्यूमंस? जो पेट, नो सॉरी, सेकंड क्वेश्चन ये है कि टिक्स जो पेट्स में होती हैं उनसे। जी जी, ये क्वेश्चन है। लाइस, फर्स्ट आई आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन। सो लाइस कैन कॉज पेडिकुलोसिस। सो स्कैल्प में भी हेयर फॉलिकल्स होते हैं, दे कैन क्रिएट इन्फेक्शन इन द स्कैल्प। जनरली दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर, देयर इज नो वेक्टर रिक्वायर्ड फॉर दैट। वन थिंग इज दिस, हाँ, वेक्टर नहीं है इसमें कोई, उसमें वेक्टर नहीं है। वो you taking your kid in your hand या you talking to someone close by, direct contact, so it can't be transferred. एक तो ये है। दूसरा आपका क्वेश्चन था रिगार्डिंग द टिक्स। सो दैट इज अ गुड क्वेश्चन। उससे दे कैन ऑल्सो कॉज वेक्टर बॉर्न डिजीजेस सच एज रिकेट्सियल फीवर हो सकता है, लाइम्स डिजीज हो सकती है, बोरेलियासिस वगैरह हो सकता है। तो ये पेट्स में अगर है तो टिक्स से आपको ट्रांसमिट हो सकता है। सो कीप योर पेट्स क्लीन एंड वैक्सीनेटेड। तो ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इन्होंने लिखा है मनोहर लाल गांधी जी ने चाणक्य चौक गाजियाबाद से, अगर 3 या 4 दिन में बुखार ठीक नहीं हो रहा है तो क्या करें? क्या इसके बाद कोई विशेष ट्रीटमेंट करवाना चाहिए? कुछ लोग कमजोर प्रवृत्ति के पतले दुबले होते हैं, ऐसे में बुखार हो जाए, भूख नहीं लगे, कुछ भी खाने से अगर उल्टी होने लगे, कुछ भी खाने की इच्छा ना हो, ऐसे में दवा कैसे और किस तरह खिलाएं? जैसे कहा जाता है ना, दवाई खाने से पहले कुछ खाना जरूरी है, पर वो खा ही नहीं पा रहा है। तो ये इनका प्रश्न है कि डॉक्टर अक्सर कहते हैं कुछ खाओ पहले और फिर दवाई लो, तो अगर वो खा ही नहीं रहा है तो हम क्या करें? नमस्कार भी वो भेज रहे हैं, वो आपको भी और मुझे। तो नमस्कार जी। देखिए, ऐसा होता है कि अगर आपको फीवर है, 3 डेज तक हम वायरल फीवर को ज्यादा ट्रीट नहीं करते हैं, बस फीवर कम करने के लिए पैरासीटामोल की जो गोली होती है वो देते हैं, ठीक है, या फिर कोल्ड स्पॉन्जिंग करते हैं, नॉर्मल वाटर में कपड़ा डिप करके बॉडी पार्ट्स पे रख के टेम्परेचर डाउन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फीवर के साथ क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, तो उनकी वजह से आपका फीवर भी हो सकता है, आपकी भूख भी कम हो सकती है और नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टियां भी हो सकती हैं। तो अगर फीवर डाउन जाएगा तो ये चीजें ऑटोमेटिकली इंप्रूव होंगी। बट बियॉन्ड 3 डेज अगर फीवर हो रहा है और बाकी जो हमने रेड फ्लैग साइंस मलेरिया और डेंगू चिकनगुनिया के लिए बात की, उसमें जैसे
जैसे आप कह रहे हो वॉमिटिंग परसिस्टेंट हो रही है, यू शुड सी द डॉक्टर। बट अगर कभी कभार जैसे इनिशियल फर्स्ट वॉमिटिंग हुई तो आप उल्टी की दवाई दे सकते हो, पेरिनॉम के नाम से भी आती है, बट वो मतलब ये है कि अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली यू शुड सी द डॉक्टर। और जो आप कह रहे हो कि जो आप खाली पेट दवाई मतलब, वो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ज्यादातर ड्रग्स होती है उनसे पेट में गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस रहते हैं, तो वो ऑलरेडी पेशेंट वॉमिट कर रहा है, अगर गैस्ट्राइटिस और हो गया तो वॉमिटिंग्स बढ़ जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा, अगर खा नहीं पा रहे तो फ्लूइड वगैरह लेके कुछ, या एक छोटा सा जैसे 1 बिस्किट वुड हेल्प, तो थोड़ा सा कुछ लेके आप दवाई लोगे तो वो गैस्ट्राइटिस वाले पार्ट से आप बच पाओगे। जी जी, तो ऐसा नहीं है कि पूरा भरपेट भोजन करना है फिर दवाई लेनी है, 1-2 बिस्किट्स ले लीजिए, थोड़े फ्लूइड्स ले, बिल्कुल थोड़ा बहुत। और फ्लूइड की बात आपने की, ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ पी लें वो और उसके बाद दवाई ले लें। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसा आपने बताया कि कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, और खासतौर पर जब हम डेंगू की बात करते हैं तो इसके कॉम्प्लिकेशंस में हम आमतौर पर सुनते हैं कि प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो जाते हैं। और जब प्लेटलेट्स डाउन होते हैं तो एक तो मैं ये जानना चाहूंगी कि उसका सिम्टम क्या होता है? अगर टेस्ट कराना ही एक सिम्टम है कि सबसे पहले टेस्ट कराओ तो पता चलेगा डाउन हो, या कुछ अपने आप से पता लगता है, कोई वीकनेस या कोई ऐसी फीलिंग होती है? मैम जो आप कह रहे हो, जनरली प्लेटलेट्स जो होते हैं ना, डाउन होने का एज सच सिम्टम नहीं होता। अच्छा। डेंगी फीवर अगर हो रहा है, और इट इज कॉल्ड अ ब्रेक बोन फीवर, क्योंकि आप इतने वीक फील करते हो, इतना बॉडी एक मांसपेशियों में दर्द होता है और इतने जॉइंट पेन्स होते हैं कि आपको ऑटोमेटिकली वीक लगने लग जाता है। अच्छा। बट प्लेटलेट जो होते हैं ना, जैसे कुछ पेशेंट्स में प्लेटलेट हम कब डाउन बोलते हैं, जब बिलो 1 लाख है, तो कुछ पेशेंट्स में वो अबव 1 लाख रहते हैं, कुछ पेशेंट्स में बिलो 1 लाख जाते हैं। अप टू 50,000 जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट कई बार क्या होता है, जैसे बिलो 50,000 जा रहे हैं, कुछ पेशेंट को 50 to 1 लाख के बीच में भी स्पॉन्टेनियस ब्लीड्स आने लग जाते हैं, नाक से ब्लीड आ रहा है, या आप ब्रश कर रहे हो थोड़ा गम ब्लीड कर रहा है, या स्पॉन्टेनियस आपको स्किन के नीचे जो वो ब्लू ग्रीन रैशेस पड़ जाते हैं, वो हो गए। उस तरह से जैसे आप कई बार क्या होता है कि आपको कुछ नहीं हो रहा, आप फीवर हुआ, आप वॉक कर रहे हो, आप थोड़ा सा हिट करे बेड से किसी से, तो वहां वो रैश आ गया, देन वी शुड बी वेरी अलर्ट कि दिस इज नॉट नॉर्मल। अच्छा, उस वक्त हमें डॉक्टर को देखना चाहिए। और प्लेटलेट मॉनिटर, अगर आपका प्लेटलेट 1 लाख और 50,000 के बीच में भी है, तो डेंगी चिकनगुनिया में आपको, स्पेशली डेंगी में, आपको डेली प्लेटलेट मॉनिटरिंग करनी चाहिए। तो ये जब प्लेटलेट अगर पता चल जाता है कि ये डेंजरस लेवल पे है, तो फिर क्या किया जाता है, किस तरह से उसको इम्प्रूव किया जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि हमें पेशेंट को एडमिट करना है और ऑब्जर्व करना है कि कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। बिलो 50,000 भी हम इन्फ्यूज नहीं करते, बट इफ इट इज गोइंग बिलो 10,000 to 50,000 में वी एडमिट द पेशेंट, वी ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर एनी ब्लीडिंग, उनका रेगुलर बीपी, टेम्परेचर वगैरह हम मॉनिटर करते रहते हैं, और उनको फ्लूइड्स देते रहते हैं। डेंगी में थर्ड स्पेस लॉसेस बोलते हैं वो, जैसे अगर आपके वेसल से निकल के पानी हार्ट के आसपास इकट्ठा हो गया या पेट में इकट्ठा हो गया, तो दिस इज कॉल्ड, या लंग्स में इकट्ठा हो गया तो थर्ड स्पेस लॉसेस होते हैं, तो उसमें आपका बीपी वगैरह फॉल करता है, तो हम उस चीज को हाइड्रेट करते रहते हैं, पेशेंट को देखते थे। बट बिलो 10,000 जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम प्लेटलेट्स इन्फ्यूज कर दें, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। जी, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर लौट कर आएंगे। आपके मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं, आपकी फोन कॉल्स हम तक पहुंच रही हैं, इसी तरह से जुड़े रहिए। आज हम बात कर रहे हैं वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के बारे में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रिंसी जैन, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन। तो इसी तरह से कार्यक्रम में हम और भी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं वेक्टर बॉर्न डिजीजेस की। एक श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं पहले। हेलो जी। सबसे पहले तो रेडियो डॉक्टर की डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एंकर शालिनी मैम को शालीनता से ही नमस्कार। जी नमस्कार। और डॉक्टर साहिबा को भी नमस्कार। जी नमस्कार। राजेंद्र बोल रहा हूँ, करमपुरा, दिल्ली से। उम्र मेरी 48 वर्ष है जी। डॉक्टर साहिबा, सवाल मेरा ये है कि इन दिनों मैम हीट ह्यूमिडिटी इतनी पड़ती है बहुत ज्यादा, और मुझे ना क्या है कि हीट ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। मैं व्हाइट स्किन का मालिक हूँ, तो क्या एक बार रिपीट करेंगे, किस चीज की प्रॉब्लम है? व्हाइट स्किन, व्हाइट जो फॉरनर होते हैं ना, जैसे। अच्छा, विटिलाइगो आप बोल रहे हो? ऐसा मेरी स्किन है मैम जी। ह्यूमिडिटी मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होती है जी। तो अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि मच्छर ही नहीं मैम, इसमें बरसाती कीड़े और हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खियाँ जी। उससे होता ये है कि पेट में गर्म, गैस, जलन, और दूसरी चीज की मैम
शरीर में जो खुजली और आंखों में जलन, चुभन और पैरों में फंगस, जिसे हम कुकुरमुत्ता रोग कहते हैं ना। अच्छा। तो ये कुछ परेशानी से जो है 2-4 हो रहा हो, अगर कुछ बारे में प्रकाश डाले, अगर घरेलू उपाय हो तो और बढ़िया। हॉस्पिटल में बहुत रश होता है, बहुत भीड़ होती है। चलिए डॉक्टर साहब समझ गई हैं, आपको जवाब दे रही हैं, आप रेडियो पे सुने। जी देखिए, एक तो वही है कि आपको अगर लाइट से इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के अपने आप को कवर करके रखिए, और दूसरी चीज है कि अम्ब्रेला लेके निकल सकते हैं। बाकी आपका जो फंगल इन्फेक्शन है उसके लिए आपको हाइजीन मेंटेन करनी होगी, और अगर ये है कि आपको फिर भी फंगल इन्फेक्शन नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को थोड़ा ड्राई रखना होगा। फंगस ग्रो करती है वेट एरियाज में, जैसे हाथों के फिंगर्स के बीच की स्किन हो गई या फिर ग्रोइन एरिया हो गया, तो क्लीन रखना है, ड्राई रखना है, पाउडर यूज कर सकते हैं, और अगर फिर भी नहीं ठीक हो रहा है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, स्किन डॉक्टर को। जी, हमारे पास एक मैसेज भेजा है पुरुषोत्तम पाटिल जी ने, जलगांव महाराष्ट्र से। इन्होंने 2 प्रश्न किए हैं डॉक्टर साहब आपसे, और ये कह रहे हैं कि आई सफर्ड फ्रॉम चिकनगुनिया in 2006. Okay. Whenever dengue mosquito bites me, I feel joint pain and pain in fingers on the side where the mosquito bites. अब इनको ये कैसे पता है कि डेंगू ही का मच्छर काट रहा है? मुझे लगता है शायद मस्किटो ही लिखना चाह रहे होंगे कि जब भी मच्छर काटता है तो इनको ऐसा लगता है कि थोड़ा दर्द हो रहा है। तो क्या इसका कारण ये है कि मुझे चिकनगुनिया हुआ था? एक तो ये प्रश्न है इनका, आप इसका दे दें, मैं दूसरा प्रश्न बाद में ले लूं। 2006 में हुआ था, अब 26 आने। हाँ जी जी वही। बहुत अनलाइकली रिलेशन लगता है। दिस मे बी मोर ऑफ अ फियर यू हैव। आई अग्री, आप सही कह रहे हो, कई बार चिकनगुनिया के पेन्स लंबे खिंच जाते हैं, 2-2, 3-3 साल तक खिंच जाते हैं, बट 20 years is a very long time. इतना नहीं खिंच सकते जी। और दूसरा इन्होंने प्रश्न किया है कि डेंगू में जब प्लेटलेट्स रिड्यूस होते हैं, ये तो हमें पता है, तो हम उनको नेचुरली कैसे इंक्रीज कर सकते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ? इन्होंने कुछ नाम भी लिखे हैं, तो इस पे कुछ आप कहेंगे? दिस क्वेश्चन आई वांट टू आंसर इन द वे दैट आप जो बात कर रहे हो दैट डजंट गो विद एलोपैथी। इन एलोपैथी सर हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है जो प्लेटलेट्स आपके राइज करा पाए। एज योर इन्फेक्शन सेटल्स, एज एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वायरस सेटल, जैसे जैसे आपका इम्यून सिस्टम रिकवर करता है, प्लेटलेट्स ग्रेजुअली राइज करना शुरू कर देते हैं, एंड देन इट स्टेज रिजन। बट ये जो चीजें हैं कि जो प्लेटलेट राइज कराते हैं, गोट्स मिल्क हो गया, पपाया, आई हर्ड, वी हैव नो साइंटिफिक बेसिस, वी हैव नो साइंटिफिक स्टडीज टू सपोर्ट देम। जी, और ये लिखकर हमें भेजा है हमारे एक श्रोता ने, उमेश कुमार खयाला से। इनका एक प्रश्न पहले भी लिया था कि ये जो मच्छर के काटने से बुखार होता है, इसको जब दवाई शुरू होती है या इसका पीरियड कितना होता है, कब कितने दिन में ये ठीक होता है? जनरली आप मलेरिया ले लो या डेंगू चिकनगुनिया ले लो, इट इज 3 to 7 days। अच्छा, आपके विद बाइट ऑफ मस्कीटो एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स में। और ये प्रश्न हमें लिखकर भेजा है, नाम इन्होंने नहीं लिखा है, इन्होंने लिखा है कि गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कांग्रेचुलेट टू मैडम शालिनी मित्तल जी एंड हर टीम की हु आर वर्किंग ऑन सच वंडरफुल प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। और क्वेश्चन इनका ये है कि विच पीपल आर मोर वनरेबल टू दीज डिजीजेस? ओके, तो आप हाई रिस्क ग्रुप्स की बात कर रहे हो, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो हाई रिस्क ग्रुप्स में हमारे पास इन्फेंट्स आते हैं, बच्चे लेस देन 1 year, मोर देन 60 years ओल्ड एज, बाकी जिनको कोमॉर्बिडिटीज है जैसे डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, हार्ट डिजीज हो गई, किडनी डिजीज हो गई, या जिनको हीमोग्लोबिनोपैथीज जिनको बोलते हैं ना, सिकल सेल एनीमिया होता है, या फिर कुछ मतलब हीमोग्लोबिन की डिजीजेज होती हैं, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, HIV पॉजिटिव हो गए, एक्टिव ट्यूबरक्यूलोसिस है, या एक्टिव हेपेटाइटिस B, C, दीज आर ऑल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। या फिर कुछ पेशेंट जो स्पेसिफिक दवाइयां ले रहे हैं जैसे स्टेरॉइड्स हो गए, वो ऑलरेडी आपका इम्यून सिस्टम लो करते हैं, या फिर जो जिनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है या मैलिग्नेंसीज हैं, जो इम्यूनो सप्रेसेंट्स ले रहे हैं जैसे साइक्लोफॉस्फेमाइड, आइजोथायोप्रिम, देयर आर एन नंबर ऑफ इम्यूनो, जैकस्टैट इनहिबिटर्स, बहुत सारे होते हैं, तो इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स पे। या फिर जो ऑलरेडी एंटीकोएगुलेशन ले रहे हैं जैसे जिनको हार्ट वाल्व्स हैं या जिनको कोई थ्रोम्बोसिस की बीमारी है, सो दीज आर ऑल हाई रिस्क ग्रुप्स, दे शुड बी मोर केयरफुल अबाउट द डिजीजेस, एनी डिजीजेस इन फैक्ट। मतलब कोई भी और अगर आपको डिजीज है, मुझे ये समझ में आया कि कोई भी और डिजीज है, एज ग्रुप तो, या फिर कोई और सीवियर डिजीज है, या कोई आप ऐसी मेडिकेशन ले, इम्यूनिटी प्लेज अ मेजर रोल। एब्सोल्युटली। ये हमें लिखकर भेजा है सुशील ठाकुर जी ने दिल्ली से। इनकी उम्र है 41 years और लिख रहे हैं, जब भी मैं पैदल चलता हूं तो टांगों में दर्द होता है, डॉक्टर को दिखलाया तो उन्होंने सिर्फ मुझे पैरासिटामोल दे दिया। तो क्या कहीं से ये रिलेटेड हो रहा है हमारे आज के जो टॉपिक है, या कुछ अलग ही है? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देयर आर एन नंबर ऑफ कॉजेज जिससे टांगों में दर्द हो सकता है। मोस्ट कॉमन इंडिया में विटामिन D डेफिशिएंसी है। अच्छा, सो पैरासिटामोल बेसिकली वन ऑफ द सेफेस्ट मेडिसिन है जो आपके दर्द को कम करने में हेल्प करती है, दैट्स व्हाई उन्होंने दिया होगा। अदरवाइज आप एक बार
ऐसा तो नहीं है ना कि आपके चलते चलते चप्पल निकल जाती है, आप गिर जाते हो, आप बैठे से उठ नहीं पाते हो। अगर वो सब सिम्टम्स नहीं तो नॉन स्पेसिफिक मसल पेन जैसा ही लग रहा है। अच्छा, तो इन्हें कुछ ऐसा खास कुछ करने की जरूरत नहीं है। इट डजंट लुक कि ये बहुत स्केरी है, बट फिर भी आप एक बार इवेल्युएट करा सकते हो अपने कैल्शियम विटामिन डी लेवल्स, और विटामिन डी का चेक करा ले। एंड एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बोलना चाह रही हूँ वो ये कि आप अपनी रेगुलर रूटीन में ना हर इंडियन को एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व करनी चाहिए। वी आर नॉट डूइंग इट, दैट रियली एक मेजर रोल है। वो इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी हेल्प करता है, स्ट्रेस लेवल्स भी कम करता है, और मसल्स एंड बोन मास बिल्ड करने में भी हेल्प करता है। यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स आए हैं अभी तक, डॉक्टर प्रिंसी, वो हर कार्यक्रम में हमारी यही बात हुई है कि एक्सरसाइज का एक मेजर रोल होता है। तो स्ट्रेस है और ये लाइफस्टाइल डिजीजेस जो भी हैं हमारी, वो सारी कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड तो हैं। मेजरली nowadays India is heading towards non-communicable diseases rather than these infectious communicable diseases, और उसमें आपके लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जी, हमें मोहम्मद इम्तियाज लिख रहे हैं कीर्ति नगर नई दिल्ली से, नमस्कार। तो नमस्ते कर रहे हैं, सिर्फ इन्होंने बस ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराई कि मैं भी कार्यक्रम सुन रहा हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से सुनते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरा अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, जो मैं चाह रही थी कि हमारे सभी सुनने वालों तक आप पहुंचाए, कि ट्रीटमेंट की तो हमने बात की, सिम्टम्स की भी हमने बात की, हमने कॉम्प्लिकेशंस की बात की, प्रिवेंशन जो कि एक बहुत मेजर एक डिजीज के लिए होता है कि प्रिवेंशन किया जाए तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर हम सही तरीके से कार्य करें तो हम वेक्टर बॉर्न डिजीजेस को तो प्रिवेंट कर ही सकते हैं। मैम, दिस इज अ गोल्डन क्वेश्चन ऑफ दिस प्रोग्राम व्हिच वाज केप्ट फॉर द लास्ट। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। बेसिकली जो मेन हमारा जो समरी है ना, इट गोज विद इट। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस आर कंप्लीटली प्रिवेंटेबल इफ वी वर्क ऑन द प्रिवेंशन। बेसिकली हमारे वेक्टर्स क्या हैं भाई, आप मेनली देख रहे हो, मेन चंक इज फ्रॉम दी मस्किटोज। सो इफ वी प्रिवेंट द स्प्रेड एंड द ब्रीडिंग ऑफ मस्किटोज, हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स कंट्रोल हो जाएंगे। सो फॉर दिस वी कैन गो फॉर पर्सनल मेजर्स एंड देन वी हैव जनरल पब्लिक मेजर्स। तो उसमें बायोलॉजिकल और केमिकल कंट्रोल होता है। तो पर्सनल मेजर्स में हम लोग अपनी, एज वी हैव ऑलरेडी टॉक, कि हम मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स, लिक्विड्स यूज कर सकते हैं, रूम में कॉइल्स, मैट्स यूज कर सकते हैं, अपने आप को फुली कवर्ड रख सकते हैं, और स्लीपिंग के टाइम पे खुद को या बच्चे को मॉस्किटो नेट्स या मॉस्किटो क्रीम लगा के कर सकते हैं। दिस इज द पर्सनल मेजर। फॉर द कम्युनिटी वी हैव बायोलॉजिकल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल। We can spread the awareness about this vector-borne diseases and how to control them. We can take different communities and spread through the health education programs. तो community में हम क्या कर सकते हैं कि जैसे अभी हो रहा है कि अगर आप देखो कि हम, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट वी आर लिविंग इन अ ट्रॉपिकल कंट्री जो ऑलरेडी एक ससेप्टेबिलिटी है टुवर्ड्स द ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ मस्किटोज, बिकॉज हमारा बहुत ह्यूमिड क्लाइमेट है। दूसरा, इफ यू लुक एट इट, वी आर फास्टली हेडिंग टुवर्ड्स द मेजर डिफॉरेस्टेशन, सो डिस्ट्रॉइंग द हैबिटेट ऑफ दीज माइक्रोब्स, ऑल दीज पैरासाइट्स इज ऑल्सो लीडिंग, एंड दिस फास्ट अर्बनाइजेशन, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉज है कि इतना ज्यादा हमारे पास अब ये डिजीजेस का लोड आ रहा है। तो इफ वी ग्रो मोर प्लांट्स, इफ वी replace those forest and urbanization को भी अगर हम एक कंट्रोल रेट पे चलाएं, that would be one step towards the control of this disease. Then in इंडिविजुअल लेवल अपने घर में हम लाइक वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि कहीं भी पानी भर रहा है या आप कहीं भी देख रहे हो कि ब्रीडिंग ग्राउंड मस्किटो ब्रीड कर रहे हैं, आप उन प्लेसेस को खाली कर सकते हैं, हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। देन आप यूज कर सकते हो कंट्रोल मेजर्स में आपके जैसे लार्वीवोरस फिश होते हैं, उसमें आपका गैम्बूजिया होता है, या फिर आप बायोसाइड्स यूज कर सकते हो जो कि इन मस्किटो को किल करे। तो दैट कैन बी अ नेचुरल बायोसाइड और इट कैन बी अ केमिकल बायोसाइड। तो नेचुरल बायोसाइड्स में आप परमेथ्रिन यूज कर सकते हो, कैम्फर यूज कर सकते हो, एक जिरेनियोल करके आता है लेमन ग्रास ऑयल, उसको यूज कर सकते हो। जो हम इंटरनल फॉगिंग करते हैं ना घर में, फॉगिंग वगैरह करने जैसे, तो उसमें वो जनरली परमेथ्रिन यूज कर रहे हैं। अच्छा। और आउटसाइड द हाउस आप केमिकल्स यूज कर सकते हो, जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स यूज होते हैं, मेलेथियोन, ऑर्गेनोक्लोरीन्स यूज होते हैं, डीडीटी पहले यूज किया जाता था, अब कंपैरेटिवली कम यूज हो गया, बट डीडीटी इज वन ऑफ द केमिकल दैट कैन बी यूज। या फिर प्रोपॉक्सर के नाम से कार्बामेट्स आता है, वो आपके जो क्रीम्स यूज होते हैं ना उसमें भी होता है, जो मस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स होते हैं। सो दीज मेजर्स यू कैन यूज
टू प्रिवेंट। जी, काफी विस्तार से आपने बताया कि किन किन, क्योंकि एक्चुअली जैसा आपने कहा इस कार्यक्रम का यही है कि हम कैसे इससे बचाव करें। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, जरूरत है सिर्फ अवेयरनेस की, कि आप ये जानें कि किस तरह से हम किस चीज को, आपने बताया बहुत सारी तरह से, केमिकली भी, ऑइंटमेंट भी, कम्युनिटी लेवल पे भी वी कैन हैव एन नंबर ऑफ, एंड वी हैव एन नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स दैट आर गोइंग ऑन। आई थिंक वी विल बी कवरिंग। बिल्कुल, मैं ये किसी और कार्यक्रम में हम बात करेंगे, अब तो समय इतना नहीं है कि गवर्नमेंट भी बहुत सारे मेजर्स ले रही है कि किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगी कि कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या? वो भी मैनमेड ही होते हैं कई बार। तो एज वी आई जस्ट स्पोक अबाउट देम कि एक तो एक हमारी कंट्री की लोकेशन, वी आर द ट्रॉपिकल कंट्री, वी हैव अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, सो दैट इज वन थिंग। अगर आप कश्मीर वगैरह में जाके देखेंगे, वी डोंट हैव दोज मस्किटो ब्रीडिंग ग्राउंड्स, सो मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज हॉट एंड ह्यूमिड, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग अगेन डिफॉरेस्टेशन। जी, सो प्लीज अटेंशन पे करिए फॉर दी ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स एंड प्लांटेशंस। और एक जो अर्बनाइजेशन इतना रैपिड रेट पे हो रहा है, दीज आर द इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट आर। और इसको भी जैसे आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो अवेयरनेस है वो इस दिशा में भी हो रही है, तो इसमें भी हमें सपोर्ट करना चाहिए और इस चीज को फैलाना चाहिए कि कोशिश करें कि कम से कम पेड़ कटें, आप लगाएं पेड़ों को, ग्रो करिए। अगर आप पेड़ बेसिकली अगर आप पेड़ लगा रहे हो तो आप इनका हैबिटेट रिप्लेस कर रहे हो, तो दे विल गो बैक टू देयर हैबिटेट, दे विल नॉट स्टे इन आवर होम्स। बिल्कुल सही बात है। और आज हमने विस्तार से बात की वेक्टर बॉर्न डिजीजेस की, तो चलते चलते कोई और मैसेज आपका हो या कुछ आप बताना चाहें कि ट्रीटमेंट के बाद, जैसे ट्रीटमेंट हो जाता है और लोग रिकवर हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि दोबारा ना हो? और सेकेंडली कुछ ऐसा खान पान रख सकते हैं जिससे कि वो जल्दी से कवर अप हो जाए उनकी वीकनेस? मैम, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो जैसे डेंगू, चिकनगुनिया के फीवर हो गए, इवन पोस्ट मलेरिया भी पेशेंट फील लॉट ऑफ वीकनेस। सो जनरली एक तो हमारा इनके साथ एसोसिएटेड लिवर डिसफंक्शन होता है, तो दैट इज मेन कॉज। तो आप ये कर सकते हो कि एक तो अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखो, टेक लॉट ऑफ फ्लूइड्स विद सॉल्ट, plain fluids will not help, take lot of fluids, maintain good blood pressure, और एक न्यूट्रिशियस डाइट होती है। ऐसा नहीं है जैसे आजकल बच्चे हैं जंक फूड खा रहे हैं सब, आप रिकवर करते हो, टेक अ न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट। आप सिर्फ ये नहीं है कि चपाती खा रहे हो, सिर्फ ये नहीं है कि वेजिटेबल्स खा रहे हो, फ्रूट्स इंक्लूड करिए, एंटीऑक्सीडेंट्स इंक्लूड करिए, मल्टीविटामिन्स आप ले सकते हो अगर डेली रिक्वायरमेंट कंप्लीट करना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जनरली आप रिकवर कर जाते हो तो कर जाते हो, बट इफ द डॉक्टर इज कॉलिंग यू फॉर सम फॉलो अप, प्लीज डू दैट फॉलो अप, डू नॉट स्किप दैट। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। अवेयरनेस के साथ साथ आप अपनी डॉक्टर को भी जरूर सुने, उनको इग्नोर ना करें। अगर डॉक्टर आपको कह रहा है कि आपको आना है फॉलोअप के लिए, तो जरूर पहुंचे। तो आज का कार्यक्रम हमें यहीं समेटना होगा, क्योंकि अब समय नहीं है हमारे पास कि हम डॉक्टर साहब से और बात कर सकें। आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, प्रश्न पूछे और जवाब आपको बिल्कुल सही मिले। हमारी आज की रेडियो डॉक्टर रही डॉक्टर प्रिंसी जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड सुचिता कृपलानी हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। और ढेर सारी बातें डॉक्टर साहब ने, काम की बातें हम सबको बताई, और उम्मीद है कि ये आपको आज का रेडियो डॉक्टर का अंक पसंद आया होगा। अगर आप हमें कुछ लिखना चाहते हैं तो आप हेल्थ AIR दिल्ली पर हमें लिख सकते हैं। और अब हमें इजाजत लेनी होगी, तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और मेरी तरफ से स्वीकार करिए नमस्कार। और डॉक्टर साहब आपको भी नमस्कार। नमस्कार मैम, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।